प्यारे शिक्षक साथियों, नमस्कार। मैं एच.एस. शंकर, उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन सेंटर पर आप लोगों का सादर आभार, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आप लोगों ने डिमांड की थी कि सर सीटेट के पेपर को सॉल्व किया जाए, तो हमने जूनियर का पेपर सॉल्व किया था अभी 2011 का। इसी सीरीज में सीटेट प्राइमरी लेवल 1 टू 5 का 2011 का पेपर लेके आया हूं मैथ का, जिसमें 30 क्वेश्चन हैं। और ये 30 क्वेश्चन में अभी आप लोग देखेंगे कि 30 क्वेश्चन में 20 से 22 क्वेश्चन आप लोग कितना आसान तरीके से पाएंगे, लगेगा ही नहीं कि मैथ का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और साथियों, ये देखना आप लोग कि मैथ के पेपर से लगेगा ही नहीं कि मैथ का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग जो जानते हैं उसी से एकदम सरल भाषा में हम चाहेंगे कि आप लोगों का काम हो। लेकिन ये भी निवेदन रहेगा साथ साथ कि आप लोगों का अगर मैं आप लोगों को कोऑपरेट कर रहा हूं तो आप लोग भी कोऑपरेट करिए। आप वीडियो देखते हैं तो उसके साथ अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त करिए, जिससे मैं अपनी गलतियों को देख सकूं या आप लोगों के लिए और कुछ बेहतर कर सकूं। जब इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल हम लोगों की अच्छी रहेगी तभी काम हो पाएगा। और चलते हैं, अब देखिए जरा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं इसके लिए। और सॉल्व करने के लिए हम लोग चलिए, पहला भाई प्रश्न है आप लोगों के सामने कि एक पासे के विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पासे में सही होगा? देखिए भाई, पासे में कितने नंबर होते हैं? है। अरे भाई, लूडो आप लोगों ने देखा है ना। अब लूडो के विपरीत फलक आपको बताना, उनका योगफल 7। देखिए, सारे जो है पासे को खोल दिया गया है। पासे को खोलने का तरीका होता है कि आप लोग इसको कैसे करेंगे। चलिए, अब देखिए भाई, पासे को खोलने का ये तरीका है कि ऐसे आप लोग करेंगे, ऐसे। अब देखिए, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, और इसका अपोजिट ये। अगर ऐसा कुछ बना है, अब देखिए भाई, इसमें दूसरे को देखिए तो 4 का अपोजिट 3, तो 4 3 7 हो गया। 2 का अपोजिट 5, तो 5 2 7 हो गया। और 6 का अपोजिट 1, तो इसका भी हो गया क्या, 7। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन ऑप्शन बी आप लोगों का राइट हो गया है। अब आगे देखिए, सही हो गया। आगे चलते हैं आप लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए भाई। गणित करने की युक्त के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। अब देखिए भाई, अब ये प्रश्न सबको आ रहा है, केवल भाषा का प्रयोग करना है। गणित की बेसिक लाइनें अगर आ रही तो आप लोग काम कर सकते हैं। कैसे करेंगे जरा देखिए। गणित करने की युक्त के रूप में सवाल हल करना में शामिल है अनुमान लगाना। मैथ में भाई अनुमान नहीं लगाया जाता है। व्यापक, व्यापक भी बहुत नहीं करना है प्राइमरी लेवल पे आपको। हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग करना, ये भी नहीं है। अब देखिए भाई, क्रियाकलाप आधारित उपागम। और मैथ जो है, अगर सवाल हल कर रहे हैं और उपाय से कर रहे हैं तो इसका मतलब है क्रियाकलाप। अब प्राइमरी के बच्चों को जोड़ना घटाना बताते हैं तो गोले लेकर के बताते हैं कि नहीं, कि ये इतने गोले हैं। अगर अब देखिए भाई, अब इसको आप गोले के द्वारा बताते हैं क्लास में कि 2 गोले, 3 गोले अगर हैं और इसमें 2 गोले और मिला दो तो ये कितने हो जाएंगे, 5। तो इसका मतलब है कि क्रियाकलाप आधारित जो उपागम है वो आपको युक्ति के रूप में सवाल हल करना प्राइमरी लेवल के बच्चों को सिखा सकते हैं आप। खेल खेल में बच्चों को कैसे मैथ सिखाई जाए, ये चीजें आपकी हो गई।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 33। ये कह रहे हैं प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। चलिए भाई, अब देखिए जरा ये, अब यहां ये दिया गया है कि 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना, 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना, 2D आकारों को छांटना, विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। अब देखिए प्यारे साथियों, जैसे हमने पहली वीडियो बनाई थी तो हमारी छोटी सी बच्ची है, LKG में पढ़ती है, उसने कहा कि डैडी वीडियो बहुत बढ़िया बनाए आप, बहुत अच्छा बना है। तो हमने कहा अच्छा, कहीं लेकिन इसमें एक कमी है। हमने कहा वो क्या है? कहीं ये जो ट्रायंगल आपने बनाया है ये थोड़ा ऐसे नहीं बनाना चाहिए। अब उनका क्या कहना था, आप देखिए जरा, LKG के बच्चे को कैसे ट्रायंगल पता है कि किस तरीके से बनाना चाहिए, उस पर थोड़ा लेके चलते हैं। चलिए, अब हम ऐसे ऐसे खींच देते थे भाई, और वो LKG वाली बच्ची बताती है कि भाई वो ट्रायंगल ऐसे सीखी है कि पहले लाइन खींचिए, फिर ऐसे ले जाइए, फिर ऐसे ले जाइए। उसने ये हमको बताया। तो इसका मतलब है कि प्राइमरी में अगर हम लोग चलते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, जरा ये देखिए। ये यहां सबसे पहले 2D आकारों को छांटा जाएगा भाई। 2D आकारों को क्या किया जाएगा? छांटा जाएगा। तो इस केस में आप लोगों को 2D आकारों को छांटा जाएगा। तो अब सी ऑप्शन कहां कहां मिला भाई? ए और सी ऑप्शन में देखिए तो जरा, ए और सी ऑप्शन में मिल रहा आपको क्या? कि 2D आकारों को छांटने। अब अगली आप आकृति पे चलिए आप लोग। सी के बाद भाई क्या इनको बताना है? कि 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों, विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन। अगला है, अब अगला ऑप्शन इनका है, ए ऑप्शन पे चल रहे हैं कि 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी, देखिए भाई ए सबसे लास्ट में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई? अगर हम 2D की आकृति है, आयत है, वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, तो ये 2D की आकृतियां हैं। तो उनकी विशेषताओं का, भुजाओं, शीर्ष, ये सब विशेषताओं का अवलोकन बाद में करते हैं। तो सी से शुरुआत है और ए पर समाप्ति। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा? इसको भाई देखिए, अब इस तरीके के पेडागोजी को कैसे हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा ये देखिए आप लोग। चलिए, यहां आप लोग करेंगे तो अब सी से शुरुआत हो और ए पर समाप्ति, तो ये ऑप्शन कौन सा हो गया? CBDA। CBDA ऑप्शन हो गया CBDA। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। अब निदानात्मक का मतलब क्या होता है भाई? कमियां। बच्चों में क्या ढूंढना है? कमियां, की कमियां क्या है। अब अगर निदानात्मक परीक्षण का मतलब कमियां पता चल जाए तो आप लोग प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आइए जरा देखा जाए तो कि इसमें पहला ऑप्शन है सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। अब देखिए भाई, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, कमियों को जानना अगर है तो उसे हम निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। निदानात्मक परीक्षण का मतलब कमियां, बच्चों में जो कमियां ढूंढी जाती है उसे निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। जैसे बच्चों को गुणा सिखा रहे हैं, बार बार वो गलत कर रहा, तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे? कहीं ये पहाड़ा तो गलत नहीं पढ़ रहा है। जैसे आपने 32 गुणे
13 दे दिया। तो सबसे पहला काम, अगर वो गलत कर रहा है बार बार, तो आप लोग क्या चेक करेंगे, कहीं पहाड़े में गलती तो नहीं कर रहा है। अगर पहाड़े में गलती कर रहा है तो उस केस में अगर पहाड़ा सही उसने पढ़ा, फिर दूसरी चीज जो मिलाएंगे कि अंक ऊपर नीचे सही लिख रहा है कि नहीं। भाई 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। फिर एक से जब गुणा करना है तो ये देखना कि 1 दूनी 2 यहां लिख रहा है कि नहीं। और तीसरे नंबर पे तब उसका चेक करेंगे कि वो सही जोड़ रहा है कि नहीं, कैरी ले रहा है कि नहीं, भाई हासिल सही ले रहा है कि नहीं। इसी को कहते हैं निदानात्मक परीक्षण। गणित में क्या कहते हैं, यही पेडागोजी हो गई। जो आप लोग कहते हैं पेडागोजी पेडागोजी, पेडागोजी कुछ नहीं है। अगर आपको मैथ की भाषा आ रही है तो आप आराम से पेडागोजी। अब देखिए इसमें आपको आंसर क्या मिल गया, बी, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। अब चलिए भाई आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए भाई, ये कह रहे हैं कि जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्रायः पूछता है, मैं जमा करूं या घटाना, मैं गुणा करूं या भाग करूं। इस तरीके के प्रश्न क्या बताते हैं बच्चों में। राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता। राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है। राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। अब आराम समझिए भाई, जब आप प्राइमरी लेवल पे पढ़ते थे तो आप कहां फंसते थे, वर्ड प्रॉब्लम। और वर्ड प्रॉब्लम पे प्यारे आज भी फंसते हैं आप लोग। कहां कि सर ये कह क्या रहा है, वही आप लोगों की समस्या रहती है कि सर गणित में और कोई समस्या नहीं है, इसमें समस्या ये है कि ये कह क्या रहा है। इसका मतलब है कि अगर वो संक्रियाएं पता हूं, ऐकिक नियम जब आप लोग पढ़े हैं और पढ़ाते हैं तो क्या बताते हैं कि ऐकिक नियम में अगर कुल पूछे तो जोड़ना, अगर कितना पूछे तो घटाना, एक का दाम मालूम हो कई का मालूम करना हो उस केस में आप लोगों को अगर करना हो तो गुणा, कई का मालूम हो एक का मालूम करना हो तो आप लोग बताते हैं उसको भाग देना। इसका मतलब है कि उसको राजन को संख्या संक्रियाएं को समझ में नहीं आती। भाई क्या नहीं समझ में आती हैं, संख्या। चलिए ये डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता, इसीलिए उसको समझ नहीं आ रहा है कि जमा करूं कि गुणा करूं कि भाग करूं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए 36। अब देखिए भाई, एक सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अब जरा देखिए तो परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे आप लोग। चलिए अब थोड़ी भाई ये नया सिस्टम पे आज आ गया हूं तो थोड़ा हमको भी समस्या हो रही है, आप लोग भी समझ सकते हैं, है ना। कमेंट के द्वारा बताइए कि कैसा रहा है नए सिस्टम पे। ये हमारे सर जी की देन है, नया सिस्टम थोड़ा ला के रख दिए हैं अपडेट। कहें सर आप ऐसे मैथ वाले हैं जिनके बाल ओल टिके हुए हैं तो ये नए वाले पे बैठिए, तो उसी पे मैं भी आ गया हूँ। तो ये सर जी का धन्यवाद है, आप लोग सर जी को भी धन्यवाद दीजिए हमारे। देखिए उसमें एक सम चतुर्भुज है भाई। सबसे पहले तो आप लोग एक सम चतुर्भुज बनाइए। एक दो दिन में इसको भी हम सीख लेंगे, इस पे भी काम करना। अब देखिए भाई सम चतुर्भुज, अब सम चतुर्भुज की पहले डिफिनेशन आप लोगों को बताते हैं, तुरंत रिजल्ट पे आ जाएंगे। सम चतुर्भुज क्या है भाई, वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर और प्रत्येक भुजा बराबर होती है, पहली कंडीशन। दूसरी, सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं। भाई ये ध्यान रखना, सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं। भाई अब देखिए तो सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8, तो इतना हो जाएगा 4। अब ये हो जाएगा 4, ये है 6 तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3। अब पिछली वीडियो में हमने बताया था जूनियर वाले में और प्राइमरी दोनों जगह, देखिए हमने कहा ना कि कुछ क्वेश्चन ऐसे जो कॉमन मिलेंगे, ऐसा नहीं प्राइमरी का अलग पेपर जूनियर का अलग। और आप लोगों को एक बात और बता दे प्यारे साथियों, केबीएस की भी भर्ती आ गई है पीआरटी में, और जो
सी टेट और टेट का पूरा पेपर अगर वीडियो मेरी देख रहे हैं तो केबीएस में वो मेरी गारंटी है कि 100% 20 में 20 क्वेश्चन वो सॉल्व कर लेंगे। आइए अब देखते हैं 90। अब देखिए भाई 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। पीछे आप लोग पढ़े हैं ए बी सी अगर है, ये 90 अंश की सामने की भुजा है। पीछे भी हमने कल भी बताया था। अब ये अगर 4 सेंटीमीटर है और ये 3, एसी अगर निकालना है तो आप लोग 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग निकालेंगे। एसी बराबर, एसी का वर्ग बराबर, तो एसी बराबर हो जाएगा √16 प्लस 9 बराबर आ जाएगा √25, और 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5। तो समचतुर्भुज की भुजा क्या आ गई 5। और हमने परिमाप का मतलब क्या बताया था, सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर का मतलब सभी भुजाओं का योग। तो 5 ये 5 ये 5 ये 5 ये, और जब भुजा ज्ञात हो गई तो 5 चौके 20, 20 कहीं ऑप्शन में है भाई। अब एकदम मार के मुस्कुराइए आप लोग, कठिन क्वेश्चन को भी आसान बना लिए आप लोग, आराम से मुस्कुराइए 1 नंबर लेकर। अब चलिए भाई आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए भाई, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक शुरुआत कर सकता है। कहां से भाई, भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना। जी नहीं भाई, अगर हमें क्षेत्रफल की अवधारणा प्राइमरी के बच्चों को बताना है तो हम लोग भिन्न आकारों की आकृतियों से नहीं बता सकते हैं। किससे बता सकते हैं, आगे चलिए। हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। इस पे आप लोगों को थोड़ा रुकना है कि ये ऑप्शन अभी सोचनी है भाई, इस पे हमें आगे नहीं बढ़ना। आगे आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना। नहीं भाई, ये भी प्राइमरी लेवल पे आप लोगों को पहले आयत के बारे में नहीं जानकारी है। आगे इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृतियों का, देखिए भाई ये भी नहीं। सबसे पहले जब प्राइमरी लेवल पे जाते हैं आप लोग तो आपको बताया जाता है कि ये पेंसिल है। क्या है, पेंसिल। तो पेंसिल कितनी जगह ले रही है, देखिए भाई पेंसिल अगर है तो पेंसिल का मतलब आप लोग क्या जान रहे हैं यहां से थोड़ा। पेंसिल का मतलब देखिए ये इतनी एक एरिया ले ली। फिर आप लोग देख रहे हैं कोई नोटबुक है, इतनी एरिया ले लेगी। तो इसका मतलब है कि जब ऐसे ऐसे आप दिखाएंगे बच्चों को अलग अलग वस्तुएं ले करके, तो समझ में आ जाएगा कि एरिया जो है हम इससे। तो सबसे सटीक आंसर इस चारों ऑप्शन में कौन सा आप लोगों को मिला, हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से क्षेत्रफल की तुलना कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आकृति है, अब इस आकार की बनी है, तो आप दिखाएंगे कि देखो बच्चों इसको नोटबुक रखो, तुम्हारे नोटबुक के बराबर है, ये जगह ले रहा। ठीक है ना। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। चलिए चलिए अब देखिए भाई आ गया एनसीएफ 2005। इसको आप लोगों को थोड़ा पढ़ना भी रहेगा, अलग से भी पीडीएफ रख लीजिएगा। हमने पहले भी बोला है कि अगर सीटेट का पेपर देना है तो एनसीएफ 2005 और नेप 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की आई है उसको थोड़ा आप लोग अलग से भी रीड करके रखेंगे। अब देखिए यहाँ ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपर्युक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, पहला। दूसरा, पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास, उसे पढ़ाने की विधि। देखिए भाई इसमें कौन सा सिद्धांत पालन नहीं करता एनसीएफ के, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। कौन सा,
निर्धारित सूत्र बताना। ये एनसीएफ 2005 है। थोड़ा एनसीएफ की चीजें आप लोग देख भी लेंगे, क्योंकि वो रटने वाली भी चीजें हैं कि एनसीएफ में कौन सा चैप्टर फला कक्षा में शामिल किया गया, कौन सा नहीं शामिल किया गया गणित के चैप्टर में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, हाँ भाई, थोड़ा यहां देखिए, थोड़ी सी भाई एक जगह इसमें ऑप्शन में मिस्टेक है। पहले प्रश्न समझा दें, फिर हम ऑप्शन आप लोगों को ठीक कर देते हैं। दिया था, एक शिक्षक कक्षा से ये कलर किया गया 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण गलत है, कौन सा इसमें से गलत है। ये आप लोग देखते होंगे कि यहाँ आप लोगों को 1/6 जो दे दिया गया है, इसमें 4 कॉलम था, गलती से हो गई है वो, तो हमने कहा कि उस पर हम बता देंगे आप लोगों को कि कैसे करना है। थोड़ा देखिए, इसमें एक लाइन आप लोगों को और ड्रा करनी है, ऐसे इस तरीके से ग्राफ था ये। अब देखिए भाई, ये 1/8 निरूपित कर रहा है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये निरूपित कर रहा है कितना, 1/8। अब यहां चेक करिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1/8 ये भी निरूपित कर रहा है। ये भी देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1/8 ये भी निरूपित कर रहा है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां गलत कौन सा हो गया भाई, यही आप लोगों का गलत हो गया, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं अब। हाँ भाई, देखिए एकदम कक्षा 2 का क्वेश्चन है, सबको आ रहा है, ये मेरी जरूरत नहीं है, सबको आ रहा है। इसमें बताना था कि इसको क्या पढ़ा जाएगा। सारे लोग अब हमारे साथ साथ करें भाई, देखे तो अब साथ साथ अगर आप लोग बैठे तो ये भी देखिए कि मुझे आ रहा है कि नहीं। हमने कहा 20-22 पा जाएंगे। अभी एक एकाध प्रश्न छोड़कर कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि हमारे शिक्षक साथियों को ना आता हो। सारे शिक्षक साथी जो हमारे हैं, सबको आ रहा है। जरा देखा जाए तो ये यहां से अब इकाई दहाई आप लोग काउंट करिए भाई। चलिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब ऑप्शन पे आइए, 4 लाख कहीं है भाई, 4 लाख। अब देखिए भाई, चाहे ए सही होगा चाहे बी, इसके आगे नहीं जाना आप लोगों को। 4 लाख, इसके बाद 10,000 की बारी है, तो 10,000 कहीं है क्या। अब देखिए भाई, ये 79,000 दे दिया, इसीलिए ये गलत हो गया। अब यही सही हो गया। आराम से अब इसको मार के मुस्कुराइए, बहुत सोचने की जरूरत नहीं है कि 4,07,928 समझ में आ गई कि नहीं। एकदम कुछ भी नहीं करना, देखिए एकदम एकदम सरल भाव से आपको करना था कि दो ऑप्शन है, दोनों पे आप क्लिक करिए, दो को साइड के बाहर। सीटेट में यह भी समस्या आती है कि सर हम पेपर नहीं पढ़ पाते, तो ऐसे जब दिमाग लगाएंगे पेपर पढ़ लेना, ये तो सबको आ रहा, इस पे टाइम नहीं देना। कैसे भाई, अब यहां दिया था 4 लाख, दो जगह था, यहां 79,000 आ गया, तो यहां आप लोगों को क्या करना, ब्रेक कर देना। अब चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए, अब देखिए भाई, लंबाई माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। क्रम से लगाना भाई। चलिए, क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं जरा उसको देखा जाए। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। शिक्षार्थी मीटर मैट्रिक इकाइयों के बीच के संबंधों को समझते हैं। देखिए भाई, प्राइमरी का बच्चा सबसे पहले अगर कुछ मापना क्या लाता है, डोरा लेके आता है। क्या लेके आ जाएगा, डोरा, डोरे से मापेगा, या कोई रस्सी लेके आएगा, कुछ मापना है। समझ में आता गई कि नहीं। अब उस जैसे यहां से यहां तक इस बोर्ड की लंबाई अगर मापनी है, डिजिटल बोर्ड की, सबसे पहले वो क्या ढूंढेगा, सबसे पहले वो ढूंढेगा कोई रस्सी लेके आया जाए, और उस रस्सी से चलिए, सबसे पहले वो क्या करेगा, एक रस्सी लेके आएगा बोर्ड को मापने के लिए। कितनी लंबी रस्सी चाहिए। कभी कभी कुछ लोग जूता चप्पल का नाप लेने के लिए जाते हैं, आप लोग भी अपने बच्चों का, तो पता चलता रस्सी या डोरा लेकर के जाते हैं, किसी नाप का लेके आना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग किसका करते हैं भाई, सरल अवलोकन द्वारा
सी वाला ऑप्शन। क्या करते हैं सबसे पहले, अगर कोई लंबाई मापनी है तो सबसे पहले सरल अवलोकन लेके आते हैं। अब देखिए भाई, कहीं सी है क्या? एकदम मुस्कुराइए आप लोग, एक नंबर गोलियां के सी से एक का ऑप्शन है, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं। कौन सा? डी। आइए अब थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले वो बच्चा रस्सी लेके आता है या डोरा लेके आता है, मतलब एक सरल। फिर इसके बाद शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? अमानक इकाइयों का। अमानक का मतलब पहले वो सोचता है कि किससे मापा जाए। सबसे पहले जैसे बच्चे का शूज मापना है या चप्पल मापना, सैंडल खरीदना है, सबसे पहले सोचते हैं क्या लाएं, पहले सोचते हैं सरल कोई इकाई कि क्या आसान चीज लेके चलें जिससे। फिर इसके बाद अमानक इकाई। अमानक का मतलब ऐसी चीजें जो हमारी कोई मानक में ना हो, जैसे अब डोरा ले लिए, हम रस्सी ले लिए, तो ये अमानक इकाई। तो अब ये हो गया बी। फिर इसके बाद क्या करेंगे भाई, लाएंगे तब फुट या सेंटीमीटर, कितना मीटर लंबा, इतना मीटर चौड़ा, भाई हम छोटी छोटी इकाइयां लाएंगे। फिर इसके बाद लास्ट में जो आएगा कि एक संबंध, कितने मीटर कितने सेंटीमीटर। समझ बात आ गई कि नहीं? तो आपका आंसर हो गया सी बी ए डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं हम लोग। चलिए भाई, ये मामला है रीजनिंग का। अब ये जो हमारे साथी केबीएस में बैठेंगे, फॉर्म आ गया है, उनके लिए भी ये काम में आएगा। सीटेट में तो आएगा ही, टेट में तो आना आना है, वहां भी इस टाइप के प्रश्न मैथ में भी मिलेंगे और रीजनिंग में भी मिलेंगे। कैसे, जरा देखा जाए तो एक ऑपरेटर है भाई। भाई ऑपरेटर क्या बताता है? 4 ऑपरेटर 3 बराबर 4। चलिए चलिए, दिया है 4 ऑपरेटर 3। अब इसमें आप लोगों को पकड़ना है, खुद अपना दिमाग है, यहां मेरी कोई जरूरत नहीं, न कोई मैथ लगी है। यहां आप लोगों को अपनी 3-5 वाली गणित लगानी है, सीटेट वाली नहीं। और 3-5 वाली गणित सबको आती है। कैसे? अब देखिए जरा, कह रहे हैं 4 ऑपरेटर 3 का मतलब हो गया 4 + 5 + 6, मतलब 4 से शुरू होके 3 नंबर लेके जा रहे हैं। देखिए तो 4 5 6, अभी 5 से शुरू हो रहा, 5 और कई नंबर लेके जाना? 4। तो 5 6 7 8, 6 से शुरू करना और क्या नंबर लेके जाना है? 4। 6 7 8 9। अब ये कह रहे हैं इसी तरीके से अगर n ऑपरेटर 8 हो तो आप लोग कैसे शुरू करेंगे? n + n + 1 + n + 2 + n + 3 + n + 4 + n + 5 + n + 6 और +n + 7। 8 बार हो गया भाई, देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 n है क्या? कहीं दो जगह मिल गया भाई 8 n। अब सी या डी में से हमारा ऑप्शन है। अब कौन सा सही होगा ये देखते हैं। चलिए नंबर को जोड़िए। 1 2 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21 और 7 28। डी वाले को क्लिक करिए, आराम से एक नंबर लेके मुस्कुराइए। ठीक, अब चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में आप लोग देखिए जरा कि बच्चों के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। बच्चों को उनके आकार देखने में और यह समझने में कि कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती और कुछ फिसलती हैं सहायता करो। अब देखिए भाई एक प्रश्न है, अब स्रोत है गणित के जादू सेकंड एनसीईआरटी की कक्षा सेकंड की पाठ्य पुस्तक में इस तरीके के सुझाव या समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं। चलिए भाई इससे क्या सहायता करते हैं जरा ये देखिए आप लोग। इसमें दिया गया है कि चर्चाएं बहुविधि परिप्रेक्ष्यों को कक्षा में स्थान देती। भाई जो हम पहेली के द्वारा क्वेश्चन को देते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि परिप्रेक्ष्यों को कक्षा में स्थान। चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति है, कोई ऐसा नहीं है। आगे देखिए, आसपास की चीजों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करना शिक्षकों के लिए अनिवार्य है।
निर्देश में संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती है। यही ऑप्शन भाई आप लोगों का सही हो गया एनसीईआरटी के द्वारा। अब नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 44 में है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी है। अभी सबको पता है भाई, सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, ऐसा कुछ नहीं है कि जो सवाल का जो है जवाब बहुत तकनीकी तरीके से दे रहा वो अच्छा गणितज्ञ है। आगे देखिए, अधिकतर सूत्रों को याद करना, सूत्र याद करके अगर कोई गणितज्ञ बन जाए तो बहुत लोग हैं ऐसे कि रट करके सूत्र को रख लें। अगला, बहुत जल्दी सवालों को हल करना। भाई बहुत जल्दी सवालों को हल करने का मतलब चाइनीज माल, नो गारंटी नो वारंटी, ठीक है ना। अब क्या चलेंगे, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। गणित का मतलब है कि आपको जितना सरल भाषा में समझ में आ जाए, फिर आप उस पर लागू करिए, नियम लगाइए, तो आप सबसे बेहतर गणित जान रहे हैं। अब देखिए भाई, इस केस में आप लोग क्या करेंगे, इस केस में आपका जो आंसर होगा वो डी। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। चलिए कि 2 किलो 600 ग्राम है, कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है, आमों का भार सेबों के भार से। हमने कहा अगर किसी प्रश्न में पूछा जाए कितना कितना अधिक है तो घटाएंगे, कुल पूछेगा तो जोड़ेंगे। अगर इस प्रश्न में ये पूछे एक का दाम दे करके कईयों का पूछे तो गुणा करना है वर्ड प्रॉब्लम में, और अगर कई का दाम मालूम हो एक का पूछे तो वहां हम लोग भाग देंगे। तो यहां क्या पूछा, कितना, तो कितना का मतलब आप लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। कैसे घटाया जाए भाई, यहां लिखेंगे किलोग्राम और यहां लिखेंगे ग्राम। किलोग्राम में पहले भाई आम कितना है, 2 किलो 600 ग्राम, और सेब कितना है 1 किलो 450 ग्राम। अब घटाएंगे आप लोग तो ये 0, 10 में से 5 5, 5 में से 4 1 1। भाई 1 किलो 150 ग्राम आम अधिक है। चलिए भाई ठंडी के मौसम में भी आम आ गया है, 1 किलोग्राम और 150 ग्राम है। अब इसको आप लोग क्लिक करिए, आगे बढ़िए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए भाई देखिए, तो एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं, कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, और आगे दिया गया दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। यह परिवर्तन क्यों किया गया भाई, एनसीईआरटी के सिलेबस में इस तरीके से चीजें लाई गई हैं, अब उसका क्या मतलब है जरा आप लोग अब अपना निकालिए। तो कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए, भाई गणित में ये थोड़ा सिखाया जाएगा कबाड़ा बेचिए, ठीक। आगे देखिए, पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए। भाई गणित कभी अनुमान पे नहीं चलती, यही एक विषय ऐसी है जहां अनुमान नहीं, एग्जैक्ट टू द पॉइंट पे चलता। अगर 2 2 4 तो 4 होना है, 6 नहीं हो सकता। आगे देखिए, उन्हें अलग सा समझाने के लिए, अभी भी भाई बहुत सटीक उत्तर नहीं मिला। पेडागोजी का मतलब मनोवैज्ञानिक टाइप प्रश्न, और मनोवैज्ञानिक का मतलब जो उन चारों ऑप्शन में सबसे सटीक उत्तर है वही आपका रिजल्ट बनेगा। अब इसमें कह रहे हैं दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। अब थोड़ा सा हम जोड़ते हैं दैनिक जीवन से। अब देखिए तो कैसे, भाई अगर कोई बच्चा प्राइमरी का है, अब पता चला उनको आप टॉफी दे करके जोड़ना घटाना बता रहे हैं, चॉकलेट दे करके जोड़ना घटाना बता रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दैनिक जीवन की चीजों से बहुत तेजी में सीखेंगे। तो यहां शामिल करने का मतलब क्या हो गया, इस तरीके का चैप्टर अगर रखा गया है तो इसका मतलब है कि दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। चलिए दैनिक जीवन, ये सही हो गया भाई। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब देखिए भाई आ गया ग्राफ। अब ये ग्राफ है, कौन सी मैथ है बताइए आप लोग।
आप लोग कहेंगे कि पेडागोजी 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 में क्या है, पूरी की पूरी गणित चल रही है, वो भी कौन सी गणित, जो बेसिक है। अब बताइए आप लोग, लगभग 17-18 क्वेश्चन होने वाले हैं, इसमें से कौन सा प्रश्न किसको नहीं आ रहा, खुद देखिए जरा। अब यहां ये कह रहे हैं कि कीमत और समय का ग्राफ दिया गया है। अब प्राइवेट कंपनी सिलेक्शन कैसे करती है, जरा ये हम थोड़ा सा एक डायग्राम बनाते हैं, आप लोग रिजल्ट पा जाएंगे। क्या है भाई, चलिए, प्राइवेट कंपनी कैसे सिलेक्शन देती है आपका। आप बीटेक वगैरह कर रहे हैं, प्रोफेशनल अगर कोई कोर्सेज ले रहे हैं, तो जो कंपनी आती है मल्टीनेशनल कंपनी, वो किस तरीके से आपको सिलेक्शन देती हैं, जरा ये देखिए। अगर आपका रिजल्ट ऐसे हो, हाई स्कूल से लेकर के ग्रेजुएशन तक का रिजल्ट ऐसे हो, ऐसे 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 फिर ऐसे जाए, इस तरीके से अगर है ग्राफ आपका, तो कभी भी वो कंपनी नहीं लेना चाहती। क्यों? क्योंकि हाई स्कूल में पता चला आपका था 90%, इंटर में सीधे आ गए 60% पे, फिर पता चला आप बीटेक किए तो बीटेक में आ गया आपका 80%, फिर नीचे अगर कोई आप एमटेक उमटेक किए, पता चला वो आ गए 40, तो उनको ये पता चल जाएगा कि भैया इसके बस का नहीं है, हमारी कंपनी डुबो देगा। किस लोगों को लेती है कंपनी, जरा ये देखिए। कंपनी हमेशा ऐसे लोगों के ग्राफ को लेती है जिसका रिजल्ट ऐसे 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 ऊपर की तरफ जिसका हो ग्रोथ, क्यों ना वो थर्ड डिवीजन का बच्चा पास हो। अगर हाई स्कूल में उसका थर्ड डिवीजन है, इंटर में सेकेंड डिवीजन पे है, और ग्रेजुएशन में उसका जो है फर्स्ट डिवीजन हो गया या कुछ परसेंटेज और इंक्रीज हुआ, पोस्ट ग्रेजुएट में और कर गया, बीटीसी में और ज्यादा कर गया, तो ऐसे लोगों का कंपनी में सिलेक्शन होता है। तो यहां भाई कीमत और समय का बढ़ता हुआ ग्राफ कौन सा दिख रहा है भाई, डी वाला ऑप्शन देखिए, डी वाला बढ़ता हुआ ग्राफ है, तो आंसर कौन सा, डी। आराम से अब 1 नंबर गोली आइए और शांति में मुस्कुराइए लेकर के, ठीक। अब और सुनिए भाई, अब तक तो कम मुस्कुराना था, प्राइमरी वाले जो यूपी वाले थे 45,000 पे मुस्कुरा रहे थे, केबीएस आ गया, केबीएस में सीधे 80,000 है ना, 80,000 का एटीएम मिलेगा। अब चलिए आगे नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। चलिए भाई नेक्स्ट पे देखिए, तो भिन्न आ गया। भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है, जैसे 3/5 और 3/7, रोहित की प्रतिक्रिया थी, चूंकि अंश समान है और 7 5 से बड़ा है, अतः 3/7 3/5 से बड़ा है। यह बताता है, क्या बताता है, कि रोहित ने अच्छी तरह अभ्यास नहीं किया। नहीं भाई, ये भिन्न का पार्ट नहीं है, ये गलत है, जरा ये देखिए, ये भिन्न का पार्ट नहीं है, ये गलत है। रोहित को भिन्नों के परिमाण की समझ नहीं है। भाई अगर परिमाण की समझ ना होती तो ये न कहता कि हर बराबर अंश बराबर है, तो हर को हर जिस जो बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी हो जाएगी। अब अगला, रोहित अंश और हर की अवधारणा नहीं जानता। नहीं भाई, ये भी जानता है, क्योंकि अंश कौन सा है, हर कौन सा है, वो जाना है, तभी हर को बड़ा देख करके बड़ा बोला है। अब रोहित को क्या नहीं, अब आप लोग अपना विवेक लगाइए। रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता, मतलब रोहित की जो समस्या है कि भिन्नों की तुलना करना नहीं जानता। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए था कि 3/7 और 3/5 में अगर भिन्नों की तुलना उसको आती तो सबसे पहले हर को बराबर करता। क्या करता? हर को बराबर करता, इसके बाद तुलनात्मक बता सकता था कि कौन से, तो कौन सा आंसर सही हो गया, डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक शुरुआत कर सकता है। चलिए भाई, अब इसको हम थोड़ा सा एक आप लोगों को टीएलएम में ले चलते हैं। सब बीएड बीटीसी टीएलएम अपना किए हैं और भिन्न पढ़ाना है मैथ में। अब चलिए, आप लोग अपने भिन्न पढ़ा रहे हैं, मैं अपनी भिन्न पढ़ा रहा हूं, और आप लोग लाइक सब्सक्राइब साथ में प्रतिक्रिया भी देते रहिए। तो आप लोगों को जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, हो सकता है कि फेस टू फेस मिल करके खिलाएं पिलाएं भी। अब भिन्न पढ़ाने चल रहे हैं, अब कैसे पढ़ाना है जरा देखिए, और आंसर आप लोगों को बताना, मैं नहीं बताऊंगा, और केवल मैं भिन्न का टीएलएम लेके चल रहा हूं, उसी पे काम करना। कैसे करना जरा देखिए। तो सभी लोग, कोई चार्ट बना के लेके गया, कोई कुछ बना के लेके गया है,
मैं भी उसी में आप ही लोगों का सहपाठी था और पता चला मैं उस दिन लेके चला गया हूं सेब, कक्षा 3 में पढ़ाना। कितना? 2-3 किलो, ज्यादा नहीं। अब 2-3 किलो लेके सेब गया हूं। अब जरा देखिए, जो टीएलएम आप लोग करते हैं और प्रस्तावना निकालते हैं, उसी पे लेके चल रहा हूं। सेब लेके गया, टेबल पे रख दिया हूं। एक सेब उठाया कि भाई ये कितना सेब है। अब आप लोग भी हमारे साथ बोलते रहिए और कमेंट के द्वारा बोल के बताएंगे कि कितना सेब है। ये कितना सेब है? एक। अब हमने चाकू से काट दिया, हाथ में पकड़ाया कि अब ये कितना सेब है। तो बच्चों द्वारा आवाज आई क्या? 1/2। 1/2 उसको नहीं पता है। अब वो 3 का बच्चा क्या बोलेगा? आधा। क्या बोलेगा? आधा। आधा है भाई। फिर चलिए, अब हमने फिर काट दिया, तो अब बच्चा क्या बोलेगा? सर आधा का आधा। आधा का आधा। तो बच्चों सेब कितना था? एक। कमेंट के द्वारा आप लोग प्रतिक्रिया देंगे अपनी। सेब कितना था? एक। उसको कितने भागों में काट दिया गया? 3। तो अब सेब कितना था बच्चों? एक। कितने भागों में काटा गया? 3। तो इसका मतलब है ऊपर वाली संख्या को बच्चों अंश बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को हर, और इस पूरी संख्या को हम लोग बोलते हैं भिन्न। आओ बच्चों, आज हम लोग चर्चा करेंगे किस पर? भिन्न पर। क्या भाई बढ़िया ऑब्जर्वेशन था कि नहीं आप लोगों का? अब देखिए, आप लोग ऑब्जर्वर बन के बैठे हैं तो ये टीएलएम बढ़िया लगेगा कि नहीं? अब कक्षा 3 के बच्चे सेब भी खा के मुस्कुराएंगे और पता चला भिन्न जीवन भर नहीं भूलेंगे। कह रहे चश्मा वाले सर आए थे एचएस शंकर साहब, और यार इतना बढ़िया भिन्न पढ़ाई कि आज तक हम लोग नहीं भूले। क्यों? क्योंकि हमने उनको सेब खिला दिया, संतरा खिला दिया। आप लोग कुछ और खिलाइए। अब देखिए इस पर, तो आंसर कौन सा सही हो गया भाई? यहां बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना, यह भिन्न पढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका। आप लोग खुद देख लीजिए, आगे जाने की जरूरत ही नहीं। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलिए, अब देखिए भाई, आ गया जादूगरी वाला प्रश्न। तीली उली इधर उधर मिलाना, कोई मैथ नहीं। अब देखिए 50 क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन चल रहा है और अभी तक मुझे जहां तक आशा है कि 1-2 प्रश्न ऐसे दिखे होंगे आप लोगों को जिनकी मैथ एकदम है ही नहीं और उनको समस्या लगी होगी। 20 प्रश्न में हमने कहा है कि 30 में से मैं 22 नंबर दिलाऊंगा कम से कम, और थोड़ा अगर साथ में रहेंगे तब तो फिर भगवान कुछ और कर सकते हैं, है ना? कब? कुछ शेयर लाइक करते रहेंगे, हमारा भी उद्धार करेंगे तब। अब देखिए आगे भाई, पहले वाले में माचिस की तीली से एक पैटर्न बना है जिसमें कितनी आकृतियां हैं जरा ये देखा जाए। इसमें आकृतियां हैं आप लोगों की, चलिए क्या है देखिए भाई, 1 तीली, 2, 3, 4, 5, 6। अगले वाले में चेक करिए क्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखिए भाई, अब इससे ज्यादा नहीं, अगले वाले में 14 होगी। सिंपल सी बात है, काउंट कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब इसका मतलब एक सीरीज बन गई क्या? पहले वाले में 6, फिर कितना? 10, फिर कितना? 14। अब नंबर सिस्टम हमने पढ़ाया था आप लोगों को, नंबर सिस्टम पढ़ाया था ना। अब नंबर सिस्टम में आप लोगों को बताना है यनवा पद। तो यनवा पद बराबर टी एन बराबर, ये फार्मूला सबको मालूम है, मैं पढ़ाया हूं तभी, बाकी बाहर से भी जानते होंगे। ए प्लस कहेंगे आप लोग तो वीडियो बन जाएगी, n-1 इंटू डी, जहां ए पहला पद, ए क्या है? पहला पद, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, और n टोटल टर्म्स है। n क्या है? टोटल टर्म्स। और d क्या है भाई? समान अंतर, कॉमन डिफरेंस। समान अंतर, समान अंतर का मतलब भाई आप लोग जान लीजिए। तो अब देखिए सब में 4-4 का अंतर जा रहा है, तो कैसे निकालेंगे? a की जगह पर है आपका 6 प्लस n की जगह पर है 15 माइनस 1, और d की जगह पे 6-6 का अंतर है। कितने का अंतर है? 6 का। तो 6 धन 14 गुणे 4 का अंतर होगा, 6 4 10,
4 का अंतर है। चलिए 4 का अंतर है। चलिए 4 का अंतर है आप लोगों के पास, तो लिखेंगे 14 × 4, 14 × 4 = 56। 6 + 56 का मतलब हो गया कितना? 62। 62 वाले पे क्लिक करिए, आराम से अब 1 नंबर लेकर मुस्कुराइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप लोग चलिए। अब चलिए भाई, एक आयत की लंबाई l और इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है, इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए? देखिए भाई, आप लोगों को जूनियर वाले की जो वीडियो हमने बनाई थी वहां आयत का ही कुछ हमने निकाल के दिया था। आइए चलिए जरा देखा जाए कि हम लोग निकाल पाते हैं कि नहीं, कैसे अब सॉल्व करना है, जरा उस पर चलते हैं। चलिए अब यहां एक आयत बनाइए आप लोग। चलिए, आयत की लंबाई कितना बोल रहे हैं ये? यल। अब चौड़ाई कितनी बोल रहे हैं? L/2। चलिए L/2 करें, आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए एवं उसकी चौड़ाई समान? चलिए भाई, ये कह रहे एक दूसरा आयत हो जिसकी लंबाई 2L कर दी जाए और चौड़ाई कितनी कर दी जाए? वही रहे भाई। तो अब जरा चलिए सॉल्व कर लीजिए। परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का योग, तो यहां 2L ये हो जाएगा और L/2 यहां हो जाएगा। एकदम ओरल आप लोग अब सॉल्व कर लीजिए। कैसे? 2L प्लस 2L प्लस L/2 प्लस, एकदम ओरल, आप लोगों को कोई सूत्र याद करने की जरूरत नहीं। अब देखिए भाई, आधा आधा मिल करके 1 हो गया, अब ये 2 2 कितना हो गया? 4। अब आधा इसको जोड़ेंगे तो कितना बन गया? 5। तो 5 है भाई, 5L कहीं पर, 5L, 5L है भाई। अब देखिए क्लिक करके मुस्कुराइए 1 नंबर लेकर के आप लोग। ठीक है ना, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। तो भाई अब तक में प्राइमरी लेवल पे यही एक क्वेश्चन है, 22वां क्वेश्चन, जो आप लोगों के लिए कठिन था। क्यों? क्योंकि आप पिरामिड के बारे में हो सकता न सुने हो, तो ये कठिन है आप लोगों के लिए। अब इन्होंने कहा षष्ठ भुजाकार एक पिरामिड के बारे में कौन सा कथन? तो अगर षष्ठ भुजाकार पिरामिड है तो उसमें जो है 6 फलक उसके होते हैं त्रिभुजाकार। कितने होते हैं? 6 फलक उसके त्रिभुजाकार और 1 उसके आधार फलक होते हैं। तो इसमें आप लोगों को जो सही मिलेगा वो मिलेगा सी। अब सी आराम से एक क्वेश्चन, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए कठिन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए भाई। हाँ भाई, देखिए बहुत पूछा जाता है हर सेट में, वो प्राइमरी में, इसमें हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं? आज बता देंगे, कभी गलत नहीं होगा। कैसे, जरा देखिए तो भाई। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की कितनी होती है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? जरा देखिए तो आप लोग। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या होगी 1000 और सबसे बड़ी संख्या 99,999। अब देखिए भाई, सबसे बड़ी संख्या 9,999 और सबसे छोटी संख्या कितनी? 1000। अब चलिए भाई इसी को सॉल्व कर लिया जाए। सॉल्व करने का इनका क्या तरीका? बड़ी वाली संख्या में से छोटी को घटा दीजिए और 1 जोड़ दीजिए। ये आता है हिंदू अरबी संख्या निकालने का तरीका। क्या है? बड़ी संख्या कितनी है? 9,999 माइनस 1000, 1000 प्लस 1, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा भाई? 9000। कितना आ गया? 9000। अब ये गलत नहीं होना चाहिए कभी भी। तो रिजल्ट हमारा क्या हो गया यहां पर? 9000। अगर यही कह देता, अब की बार 26 में पूछ लेता 3 अंकों की बताइए, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 100 और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999। 999।
अब इसमें पूछा जाए कि हिंदू अरबी संख्याएं कितनी हैं, 3 अंकों वाली, तो हमने कहा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दी जाए प्लस कितना 1, तो बराबर कितना आ जाएगा भाई इस केस में 900। कितना आ जाएगा 900। तो अब ये गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का, ये ध्यान में रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब चलिए भाई, ये क्वेश्चन जरा देखिए आप लोग, तो 54 इसमें करना कुछ नहीं था, और ये क्वेश्चन हमारा जो है थोड़ा सा गड़बड़ इसलिए हो गया क्योंकि ये गलती से छूट गया था, हमारे जो है टेक्निकल साहब जो हैं टाइपिस्ट महोदय से छूट गया था, वो बेचारे बड़ी रात में जगे हुए थे, बड़ा शादी विवाह कर रहे हैं दौड़ दौड़ के, खूब रसगुल्ला खा रहे हैं, उसी के चक्कर में अपना जो है लपेट दिए हैं एक क्वेश्चन आप लोगों वाला है ना। तो हमने कहा अरे भाई आप लोग करिए, अब आप लोग कमेंट के द्वारा उनको दीजिए भाई रसगुल्ला थोड़ा कम खाएं, नींद कम आएगी उस बहाने से। अब उसमें हुआ क्या जरा देखिए तो आप लोग कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये 2 गोले बराबर है 3/4, 2 गोले बराबर कितना 3/4। अब ये कह रहे हैं कि 1 सही 1/2 का मतलब हो गया 1 सही 1/2 को हमने सॉल्व करने का तरीका बताया था कि 2 एकम 2 और 1 3 बटे क्या हो गया 2। और ये 3/2 कब मिलेगा जरा देखिए तो 3/4 में अगर 3/4 आप लोग जोड़ते हैं तो ये बनेगा कितना 6/4। क्या बन जाएगा 6/4। अब इसको सॉल्व करिए, 2 तिया 6, ये 2 गोले बराबर था आपके पास 3/4, तो इसका मतलब 4 गोले बराबर 3/2, तो 4 गोला कहीं इस तरीके से कटा हुआ है भाई, डी वाला ऑप्शन मार दीजिए आप लोग, डी वाला ऑप्शन मार दीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब देखिए भाई, इसमें बताना है आप लोगों को हजारवां सन्निकट, मतलब हजारवां सन्निकट का मतलब 1000 के निकट वाली संख्या। तो अगर तीसरी संख्या, अब देखिए भाई यहां आप लोगों को 49,532 है, अगर यही 49,432 होता तो राउंड फिगर में आप लोग इसको लेते 49,000। अगर आपको अगली संख्या 5 अथवा 5 से अधिक है तो पहली वाली संख्या में एक प्लस कर देना है, और अगर 5 अथवा 5 से कम है तो वही संख्या ले लेना। जैसे अब 49,000 अब 49,000 में अगर आप लोगों को 49,532 का सन्निकट राउंड आप अगर हजारवां भाग लेना है, अब उस केस में आपका क्या बन जाएगा 50,000। बस आराम से रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए अब आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 56। अब देखिए भाई ये भी सबको आ रहा है, थोड़ी सी हम मेहनत करते हैं। ये तीसरा प्रश्न ऐसा मिला है जो थोड़ा सा आप लोगों को रोकेगा, जिनकी मैथ एकदम कुछ नहीं मैथ आती, बाकी बहुत इजी है। आप लोग अगर रेगुलर अगर देख रहे हैं वीडियो कहीं समस्या नहीं होगी, उसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। अब आप लोग इसके बाद अपना कमेंट से बताइए कि कैसा हो रहा है कैसा नहीं। अब देखिए भाई इसमें बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। चलिए जरा देखा जाए तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए इस केस में अब आप लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं जरा उस पे चलते हैं हम लोग। चलिए अब ये दिया है पहला ऑप्शन 2 धन 2 धन 2, तो 2 2 4 2 6, 6 का वर्ग हो जाएगा 36, इसका रिजल्ट आ गया 36। आराम से देखिए 4 का वर्ग सभी लोगों को पता है 16, अब 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का वर्ग हो जाएगा 64। क्या हो गया भाई 64। अब यहां देखिए 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 का 2 गुणे 2 का मतलब क्या हो गया 4, और 4 का वर्ग फिर इसका वर्ग। चलिए तो जरा भाई, तो 4 का वर्ग क्या बना आप लोगों का 16, फिर 16 का वर्ग क्या बना 256। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है आप लोगों को
डी। अब आराम से 1 नंबर लेके मुस्कुराते चलिए आप लोग। अब देखिए बहुत कठिन नहीं था, ये भी आप लोग जान रहे थे, लेकिन थोड़ा बहुत था अन्य प्रश्नों के कंपेयर में। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब देखिए भाई, अब स्टेशन पे गाड़ी पकड़नी है आप लोगों को, और इस टाइप का सीटेट में प्राइमरी में एक प्रश्न जरूर आएगा, ये दिमाग में सेट कर लीजिए आप लोग। अब क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित तालिकाओं को ध्यान से देखिए। नई दिल्ली से मथुरा तक बस जा रही है, जिसमें आगमन का समय और निगमन का समय दिया गया है कि कितने बजे बस निकल रही है और कितने बजे बस आ रही है। जरा ये देखा जाए। अब इस केस में देखिए भाई, जरा पहली बस है जो कितने बजे भाई निकल रही है, ये निकल रही है आपकी 19:15 पर। कितने बजे निकल रही है, 19:15 पे निकल रही है। उस केस में आप लोगों को अब देखिए जरा, 19:15 पर 19:15 पे निकल रही है, और ये मथुरा कितने बजे पहुंची है भाई, 12:40। तो 12:40 पे पहुंच रही है मथुरा पहली वाली बस, और निकली है 19:15 पर। 19:15। अब जरा देखिए तो भाई, यहां 10 में से 5 घटा दिया आप लोगों ने 5, और 3 में से 1 घटा दिया 2, यहां बचा आपके पास कितना 12। 12 में से 9 घटा दिया आपने। अच्छा भाई, शाम के 7 बजे गई है, तो 7 5 12, तो 5 घंटा 25 मिनट लगा है। पहली वाली बस को कितना लगा है, 5 घंटा 25 मिनट। दूसरी वाली बस को देखिए तो भाई, दूसरी बस कितने बजे निकली है, दूसरी बस निकली है 12:30 पर। 12:30 पर निकली है, और पहुंची कब है भाई मथुरा दूसरी वाली, 18 दोपहर के 12 बजे 12:30 बस निकल रही है, और शाम के 18:10 पे पहुंच रही है। तो कई घंटा हो गया भाई, 12:30 बजे है, तो 12:30 से 18 का मतलब 6:30 बजे अगर पहुंचती तो 6 घंटा होता। कितना होता, अब उस केस में कितनी देर पहुंची है भाई, 5 घंटे। अब देखिए जरा, 12:30 बजे बस निकली हुई थी, और पहुंच रही है कितने बजे, पहुंच रही है ये मथुरा आपकी 18:10 पर। 18:10 पर पहुंच रही है। अब इसको भाई आप लोग कैलकुलेशन करेंगे कि 12 6 18, अगर 6:30 बजे पहुंचती 18:30 बजे, तो इसका मतलब उस केस में हो जाता कितना, 6 घंटा हो जाता। तो अब देखिए कितने मिनट की कमी चल रही है, 20 मिनट की। कितने मिनट की, 20 मिनट की कमी हो रही है। तो ये बस पहुंचेगी 5 घंटे 40 मिनट में। 5 घंटा 40 मिनट इसकी यात्रा हो गई। अब तीसरी बस पर आइए भाई, तीसरी बस इनकी निकली हुई है शाम के 4:45 पर, पीएम पर निकली है भाई, और पहुंच कब रही है, रात के 21:55। 9:55 पे पहुंच रही है। अब जरा आराम से समझिए भाई, 4:45 पे थी और 9:45 पे पहुंच रही है, तो 5 घंटा तो ऐसे सीधे सीधे हो गया। तो इसमें 5 घंटा कितना, 10 मिनट लग रहा है। अब जरा देखिए, पहली बस को जाने में 5 घंटा 25 मिनट, दूसरी बस को पहुंचने में मथुरा तक 5 घंटे 40 मिनट, और भाई साहब जनरथ पहुंच रही है तीसरी बस। कितना समय ली, 5 घंटा 10 मिनट। सबसे कम समय लेने वाली बस कौन सी, तीसरी। ये सारे विद्यार्थियों को आ रहा था, जितने हमारे शिक्षक साथी हैं सबको ये प्रश्न आ रहा था। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए अब देखिए भाई, भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी हुई एक त्रुटि हुई 1/2 धन 1/3 बराबर 2/5। अब आप लोग बताइए भाई, भिन्न पढ़े हैं कि भिन्नों का अगर जोड़ना घटाना है, हर समान ना हो, तो हर समान करने के लिए कई सारी विधियां हैं,
लेकिन सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं कंपटीशन में, लासा विधि लघुत्तम समापवर्तक। तो ये समझने में बच्चे की सहायता करें, यही वाला आंसर हो जाएगा, आगे जाने की जरूरत नहीं है, इसको आप लोग समझते भी हैं, इसलिए इस पे हम बहुत डिटेल पे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सबको आ रहा है। ठीक है ना, कि इस केस में लघुत्तम समापवर्त, थोड़ा ये बोर्ड डिजिटल है इसलिए थोड़ा हमको इधर उधर टिक टाक करने में दिक्कत हो रही है, आप लोग समझ सकते हैं। नया का मतलब ये कि अपडेट है, मैं अभी इस पे अपडेट नहीं हो पाया हूं, लेकिन एक अगली वीडियो में अपडेट रहूंगा, आप लोग टेंशन ना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब 58 हो गया, 59 पे चलिए भाई। चलिए यहां देखिए भाई क्या कह रहे हैं ये, कि विकास 56 विद्यार्थियों की कक्षा को गणित पढ़ाता है, उसका यह विश्वास है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद फीडबैक दी जाए तो वह प्रभावी होती है। वह 10 बच्चों की एक छोटी कक्षा परीक्षा का आयोजन करता है, प्रभावी तरीके से फीडबैक देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा। अब यहां आप लोग ऑब्जर्वर हैं, जैसे ऑब्जर्व करते हैं, मान लीजिए एच.एस. शंकर साहब की क्लास आपकी है और उसमें हमने 56 विद्यार्थियों का टेस्ट लिया, 56 में हमने कहा भाई फीडबैक आप लोग कमेंट के द्वारा दीजिए। तो अब आप लोग देखिए कि कौन सी विधि मेरी सबसे अच्छी रहेगी। उसमें से 10 बच्चों ने सवाल लगाया और लगा करके अपना जवाब दिया, जब मैं लाइव आऊंगा तो आप लोग देंगे उसी तरीके से, कि अब उस पर सबसे प्रभावी कौन सा रहेगा। जरा ये देखिए, यही है पेडागोजी मैथ की। मैथ की पेडागोजी का मतलब मैथ जितना बेस में जान रहे हैं, जितना आसान तरीके से इसको सामान्य सरलीकरण करेंगे उतने बढ़िया आंसर देंगे। देखिए करें, वह विद्यार्थियों को एक दूसरे के उत्तरों की जांच करने दे। भाई अगर उत्तरों की जांच करें बच्चे केवल करेंगे तो हम ये पता नहीं कर पाएंगे कि कौन सा बच्चा कैसा चल रहा है और किस तरीके से प्रश्न को किया। तो अब इनको तो सीधे सीधे किनारे करिए। अगले प्रश्न पे, वह प्रत्येक सवाल के हल को बोर्ड पर समझाएं और विद्यार्थियों से कहें कि वे स्वयं अपने उत्तरों की जांच करें। नहीं भाई, ये भी अच्छा फीडबैक हमको बच्चों के द्वारा नहीं मिल पाएगा कि बच्चे कैसा किए हम कैसे जानेंगे। उसी में से कुछ बच्चा ऐसा भी होगा जो विशेष है, क्रिएटिव कर दिया, कुछ हमको भी सीखने को मिल जाएगा, अच्छा इसने ये काम कर दिया वो। अब देखिए आगे आगे चलते हैं, कि वह प्रत्येक सवाल के हल को बोर्ड पर समझाकर और विद्यार्थियों से कहे कि वे स्वयं अपने उत्तरों की जांच करें। भाई ये नहीं है। अगला, वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वे किन तरीकों से अपने उत्तरों पर पहुंचने और सही उत्तर पर पहुंचने की प्रभावी युक्त कौन सी है। अब देखिए भाई जरा इस प्रश्न को आप लोग, इस प्रश्न को देखें आप लोग, और इस प्रश्न को देखने के लिए कैसे करेंगे जरा ये देखिए। चलिए भाई, अगर आपने 10 बच्चों का टेस्ट लिया, सारे बच्चों ने लगाया 56 बच्चों में मैथ का टेस्ट, अब उसमें अगर आप ये डी वाले ऑप्शन को रखते हैं कि पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है, वे किन तरीकों से अपने उत्तरों पर पहुंचे और सही उत्तर पर पहुंचने की प्रभावी। भाई हम 10 बच्चों से पूछेंगे कि ये सवाल कैसे आप लोग लगाए हैं, तो 10 अपना बताएंगे, उसमें से कुछ सही बताएंगे कुछ गलत बताएंगे। फिर इसके बाद मैं उसको बताऊंगा कि ये वाली विधि ना लगा करके आप लोग ये विधि लगाएंगे। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन में बताया कि पूरे ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है, उसमें जैसे सी मिला आपको, जब क्रम में लगाना था तो क्रम में सी पता चला एक ही ऑप्शन में है, तो हम क्यों सबको लगाएंगे, अपना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। उसी तरीके से आप लोगों को यहां करना था, तो सबसे प्रभावी आपका आंसर होगा डी। अब हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन। अब भाई आ जाइए 60वें क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, 60। अब कह रहे हैं भाई, एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए भिन्न पढ़ा रहा भाई, ऐतिहासिक स्थानों की भ्रमण की योजना बना सकता है, क्योंकि, हाँ भाई क्योंकि, अब देखिए तो अगर आकृति पढ़ा रहे हैं आप लोग और अपने बच्चे को और जगह जगह पे घुमा रहे हैं, कहीं पता चल रहा ट्रायंगल बना, कहीं पता चल रहा कोन बना है। अब कोन, अगर कोन की आकृति दिखाए हैं और बच्चों को पता चल रहा मंदिर लेके गए हैं, तो अब मंदिर का टेम्पल देख करके वो समझ जाएगा ना कि कौन है। तो इसका मतलब है कि आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को
बढ़ावा देते हैं भाई। घूमने से ऐसा नहीं है कि ज्ञान बढ़ता नहीं, तो पहला ही सही, आगे जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब देखिए जरा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है भाई? पहला ही सही है, कहीं आगे जाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा है। अब आप लोग खुद देखिए कि ये 30 प्रश्न में कितना आसान तरीके से 25 प्लस आप लोग कर सकते थे बिना पेन चलाए, केवल दिमाग चलाना था। इसमें कठिनाई क्या है? भाषा को समझना। और भाषा जितने आसान, और मैं ये प्रयास करूंगा कि आप लोगों को सरल से सरल भाषा में इसको परिवर्तित करूं और आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा नंबर दिलाऊं। तो मैं अगर दिलाने की कोशिश में हूं और पूरी अगर चाहत रखता हूं, तो आप लोग भी मेरा पूरा प्रयास करिए कि मुझे भी बढ़ावा देने में आप लोग ऊर्जान्वित करिए आप लोग हमको। और कैसे करेंगे भाई? उसके लिए आप लोग जानते हैं, फ्री में। ऐसा नहीं, अब कुछ तो ऐसे हैं हमारे प्यारे शिक्षक साथी कि करके मुस्कुरा भी रहे हैं, लेकिन सोचते हैं कि अरे यार कहीं एक कमेंट कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो है 2-4 GB डेटा खर्च हो जाए। अरे भाई ऐसा नहीं है, फ्री में चल रहा है, दे दनादन अनलिमिटेड चल रहा है। तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए, और जो है जो अपने साथी और हों उनको भी बताइए, आप लोग लाइक करिए, और कमेंट तो भाई मस्ट है, मैथ की क्लास है। इसी के साथ सादर धन्यवाद। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ चलेंगे।